नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें आज ये आदिकाल से संबंधित दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में आप देखेंगे इतिहास लेखन की जो परंपरा है, और उसके बाद फिर काल विभाजन से संबंधित तथ्य को देखेंगे। इसके बाद फिर इन्हीं तथ्यों में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं आज का तथ्य आपका क्या है। देखिए, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का ये बहुत बड़ा इतिहास है। जानते हैं, इसके पहले सबसे पहला प्रयास किसने किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का? इसमें सबसे पहला नाम गारसा दतासी का आता है, जिन्होंने जो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे और उन्होंने इतिहास लिखा था। इनके इतिहास का नाम था इस्तवारदाला लेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। यह जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। सबसे पहला प्रयास इन्होंने फ्रेंच भाषा में किया। इसके पहले हिंदी भाषा में किसी ने नहीं और किसी भाषाओं में भी नहीं लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहला प्रयास गारसा दतासी का है। देखते हैं, ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक गारसा दतासी, इनकी रचना का नाम है इस्तवारदाला लेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में लिखित है ये पुस्तक। और उसके बाद इसमें विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताओं को देखेंगे, क्योंकि प्रश्न वहीं से आते हैं। पहली बात तो ये भी प्रश्न पूछता है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया, किसने लिखा है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, उस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था, वो कब प्रकाशित हुआ, उन्हीं सब तथ्यों को हम समझेंगे यहाँ, ताकि आपके चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फिर नेट जेआरएफ, किसी में भी ये प्रश्न आपका गलत ना हो। यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं, कॉमन फैक्टर है, अर्थात कॉमन प्रश्न यहाँ से हमेशा आते हैं। देखिए, इनकी जो विशेषताएं हैं, इसकी भाषा फ्रेंच है। किसकी भाषा? यानी गारसा दतासी का जो इतिहास है, इनकी भाषा जो फ्रेंच है। सर्वप्रथम यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद इसमें कवियों की कुल संख्या 738 है, अर्थात इसमें 738 कवि हैं टोटल। और इसमें जो 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के मात्र 72 कवि हैं, अर्थात ये थोड़ा हिंदी के साथ न्याय नहीं कर पाए, ये भी बात थी। और फिर 72 जो बचते हैं 666 कवि, जब 738 में 72 घटाएंगे तो 666 कवि बचते हैं। 666 कवि उर्दू के हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में एक जगह कहा था अपने संबोधन में कि हिंदी को भद्दी बोली कहा था। इसीलिए इन्होंने हिंदी के साथ जो क्या किया, 738 में सिर्फ 72 कवि हिंदी के रखे, बाकी 666 उर्दू। लेकिन हाँ, ये तो कहा जाएगा प्रयास तो किसी ने किया। फिर देखते हैं इनका अगला तथ्य क्या है। 1871 में प्रकाशित दूसरा संस्करण, जो 3 खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में बांटा गया है उसको। और उसके बाद इसका जो अनुवाद किसने किया था, ये बहुत पूछता है, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा था। 2016 के जीआईसी प्रवक्ता में यही पूछा था कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने इसका हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था। यही नाम पूछा था, किस नाम से किया था। उस नाम को जान लीजिए कि हिंदुई साहित्य का इतिहास। उस इतिहास का क्या नाम है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम है। अब कब वो प्रकाशित हुआ था? 1952 में प्रकाशित हुआ था। 1952 में हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वासड़े ने अनुवाद किया था, और प्रकाशित कब? 1952 में हुआ। देखते हैं अगला तथ्य क्या है। इसके पश्चात सन 1848 में मौलवी करीमुद्दीन की रचना तज़किरा-ए-सुगराई हिंदी, ये मौलवी करीमुद्दीन का दूसरा प्रयास था। इनके बाद कब लिखा गया? जब इनमें ज़्यादा तथ्य नहीं मिलते, ज़्यादा यहाँ से प्रश्न भी नहीं बनता, इसीलिए इसका समय जान लीजिए कि 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने किसकी रचना की? तज़किरा-ए-सुगराई हिंदी की रचना की। ये इतिहास ग्रंथ का नाम है। इनके इतिहास में कितने कवि हैं? लगभग जो है 1004, अर्थात इनकी संख्या 1000 लगभग नहीं 1004 कवि हैं, जिसमें हिंदी के केवल 62 कवि हैं। सोचिए,
उस समय हिंदी के कितने कवि होने चाहिए, लेकिन इन्होंने रखे कितने हैं, सिर्फ 62 कवि हिंदी के, बाकी सब उर्दू के। देखते हैं अगले लेखक को, इतिहास लेखन की परंपरा को हम देख रहे हैं। इसके पश्चात पंडित महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये भी 2015 में शायद पूछा गया था कि भाषा काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ। 1873 में आता है। इसमें कुल कवियों का विवरण जानते हैं, इसमें कुछ कवियों का विवरण है, कुल नहीं सॉरी, कुछ कवियों का विवरण है। और यही पूछता है कि इनकी 2 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। कालक्रम से यह व्यवस्थित लेखन नहीं था, ये ध्यान दीजिए। कभी कभी कथन कारण में भी पूछ लेता है कि भाई आजकल के ऐसे प्रश्न बन रहे हैं कथन कारण में कि भाई ये पूछ लेगा कालक्रम से यह व्यवस्थित लेखन ग्रंथ नहीं है। महेश दत्त शुक्ल का पूछ लेगा कि भाई भाषा काव्य संग्रह जो 1873 में लिखा गया, जो कालक्रम को व्यवस्थित ढंग से लिखा गया कि नहीं लिखा गया, ये आपसे पूछता है। और उसके बाद फिर आता है यह हिंदी भाषा में। इस बात को बहुत जोर देकर ध्यान देना है कि हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, जो कि पहले तो अभी जो गारसा दहासी ने लिखा वो फ्रेंच भाषा में था, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा वो उर्दू भाषा में, अब जाके यहाँ ये आता है तीसरा ग्रंथ जो है हिंदी भाषा में लिखा गया। देखते हैं अगले विद्वान को। ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सरोज के रचनाकार शिव सिंह सेंगर को जाता है। अब उनकी परंपरा को, लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सरोज के माध्यम से शिव सिंह सेंगर ने, लेखक का नाम है शिव सिंह सेंगर और जो है शिव सिंह सरोज उस रचना का नाम है। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी देखिए। यह हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। देखिए इसके पहले महेश दत्त का था, वो भी था, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं था, ये व्यवस्थित था। इसका मूल संस्करण 1878 में आया। देखिए इसका मूल संस्करण ये पूछा था उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये पूछा था कि भाई ये हिंदी साहित्य की भाषा में रचित हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है, इसका मूल संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1878 में। और उसके बाद 1878 के बाद इनका जो दूसरा संस्करण आया 1883 ईस्वी में, ये दूसरा संस्करण पूछा था ये भी पेपर में कि जो शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर की रचना, तो ये जो है दूसरा संस्करण इसका कब प्रकाशित हुआ? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। ये भी आपका इसमें कवियों की संख्या लगभग 1000 कोई लगभग कहते हैं, लेकिन इसमें जो सही एग्जैक्ट है 838 कवि थे कुल मिला के। इन्होंने जो इसमें 3-4 फैक्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज, पहला ये फैक्ट है। दूसरा है कि पहला मूल संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1878 में। ये जो है हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी भाषा में लिखा गया, बढ़िया व्यवस्थित थोड़ा ढंग से, ये जो है पहला है। और दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1883 ईस्वी में। इसमें कितने कवि थे? 838 कवि थे। देखते हैं अगले विद्वान को। सेंगर की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय, देखिए मैंने इसको इसलिए रखा है कि भाई ये सेंगर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रियर्सन ये अंग्रेज विद्वान थे। अब इनकी रचना का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इनकी रचना बहुत पूछी जाती है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और इसकी विशेषताएं क्या थी? देखिए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे ताशी का हो, चाहे महेश दत्त शुक्ल का हो, चाहे आपका तज़किरा शुअराए हिंदी हो करीमुद्दीन का, उसके बाद चाहे शिव सिंह सेंगर का हो, किसी ने नामकरण और काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। ये पहला व्यक्ति, ऐसा पहला विद्वान था जो पहला प्रयास किया था, कम से कम प्रयास तो किया था। काल विभाजन और नामकरण करने वाले ग्रियर्सन प्रथम इतिहासकार हैं।
इसमें ये प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की जो परंपरा में लेखक हैं ग्रियर्सन महोदय, वो नहीं, उसमें पूछेगा कौन सा ऐसा लेखक है जो पहला प्रयास काल विभाजन का करता है। काल विभाजन इसलिए कि महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें देखा जाएगा कौन सा कब उत्पन्न होता है, उसकी समय सीमा क्या है, उसकी विशेषताएं, परिस्थितियां, ये सब आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद भक्तिकाल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग इन्होंने ही कहा था। देखिए, भक्तिकाल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किसने कहा था, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये पूछा जाता है कि भाई भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, हमेशा लोग जानते हैं इसको, भाई संज्ञान में रहता है, लेकिन किसने कहा था सर्वप्रथम, उसको ध्यान देना। सर्वप्रथम अगर भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहने का श्रेय किसको जाता है, ग्रियर्सन महोदय को जाता है। देखते हैं और इनके जो है इतिहास में जो और तथ्य देखते हैं, समस्त हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 11 खंडों में बांटा है। ये भी प्रश्न पूछता है कितने खंडों में बांटा है इन्होंने अपने इतिहास के। सामान्य प्रश्न लग रहा है लेकिन ये प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं लोगों। देखिए, और उसके बाद फिर क्या है, सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने भाषा की दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र निर्धारित कर उर्दू, अरबी, पाली, संस्कृत तीनों को अलग किया था, तीनों चारों को। देखिए, इन्होंने क्या किया, भाषा सर्वेक्षण करके उर्दू को अलग किया, अरबी को अलग किया, पाली को अलग किया, संस्कृत को अलग किया, आज से हिंदी को एकदम से अलग किया। ये भी महत्वपूर्ण ध्यान, इसमें ये पूछ लेगा कि कौन सी भाषा को नहीं अलग किया, कौन सी भाषा को अलग किया, ऐसा प्रश्न बनता है। मैं प्रश्न भी बताते चल रहा हूँ कहाँ से प्रश्न कौन सा बनेगा। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के विशेषांक रूप से हुआ था। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी लेखक कवि की पत्रिका उसमें विशेषांक आता है, अर्थात तो पूरा विशेष अंक उसी के ऊपर आधारित होता है, उसी लेखक या कवि के ऊपर। उसी तरीके से यह जब इनका जो पहला प्रकाशन कब हुआ था, 1888 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका का विशेषांक, उस पत्रिका का नाम था। ये प्रश्न आ चुका है यूजीसी में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। आगे देखते हैं, यह अंग्रेजी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये भी ध्यान देना है, किस भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। और उसके बाद इसका स्वतंत्र प्रकाशन 1889 में, एक क्वेश्चन आपके जीआईसी में या पीजीटी में पूछा गया है, इसका स्वतंत्र प्रकाशन कब हुआ था। इसका स्वतंत्र प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ था। ये जब पुस्तकाकार रूप में हुआ था प्रकाशित। 1888 किस में हुआ था, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के विशेषांक रूप में, और फिर 89 में इसका स्वतंत्र रूप से पुस्तक बन गई थी। और उसके बाद ग्रियर्सन ने इसमें कुल कितने कवियों का वर्णन किया था, ये भी प्रश्न पूछता है। 952 कवियों का वर्णन किया था। और ग्रियर्सन अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में 17 रचनाओं को उल्लेख किया है। किसमें, आदिकाल से संबंधित। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से सन 1957 में इसका अनुवाद किया था। किशोरीलाल गुप्त ने, देखिए वहाँ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1952 में किया था। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है जीआईसी में। ये भी पूछा गया है कि भाई किसने जो है ग्रियर्सन के इतिहास का अनुवाद किया था। किशोरीलाल गुप्त ने किस नाम से किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। इस बात को ध्यान देना, किस नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। अब समय क्या था, 1957 में। ये देखिए यहाँ से प्रश्न फिक्स है। देखते हैं अगला तथ्य। अगले विद्वान है मिश्र बंधु। देखिए मिश्र बंधु से भी बहुत प्रश्न आते हैं, इनके काल विभाजन से भी आते हैं और इनसे संबंधित इनके ग्रंथ से भी आते हैं। इसमें 3 लोग थे, ध्यान दीजिएगा। तीनों लोग से हमेशा प्रश्न, इस कॉमन प्रश्न है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों को याद कर लीजिएगा। देखिए इसको तो याद करना ही होगा। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, मैं 2 बार इसीलिए बता रहा हूँ। उसके बाद मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में कौन नहीं आते, कौन आते हैं, ऐसा प्रश्न आता है। फिर विशेषताएं इसकी क्या है,
यह 4 खंड में विभाजित है इनका इतिहास ग्रंथ। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? मिस्रबंधु बुनियाद। इसके पहला 3 खंड जानते हैं 1913। इसको याद करना है कैसे है, 3 खंड 13, लास्ट में 3 है यानी 13 है, 3 है अर्थात इसी को ध्यान में रखकर याद करेंगे तो 1913 3 खंड, प्रथम 3 खंड किस समय 1913 में प्रकाशित होता है। उसके बाद चौथा खंड 1934 में, लास्ट में 4 है, इसीलिए 4 को आपको ध्यान में रखना है। अर्थात 34 है लास्ट में 1934, अर्थात चौथा भाग जो है प्रकाशन कब हुआ था 1934 में। अगर 4 याद रखेंगे तो आपको 34 याद ध्यान रहेगा, इधर 3 याद रखें 13 में, तब आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद मिस्रबंधुओं ने समस्त हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 काल खंडों में विभाजित किया। आदिकाल नाम देने का श्रेय पहले इन्हीं को जाता है, बाद में इन्हीं का अनुकरण और लोगों विद्वानों ने किया है, लेकिन आदिकाल नाम देने का श्रेय मिस्रबंधु को ही जाता है। इन्होंने ही पहले आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। बाकी भले इन्होंने अपने काल विभाजन में उस चीज़ का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का जिक्र अर्थात संकेत कर दिया था। देखते हैं आगे। मिस्रबंधु विनोद में कुल कवि कितने थे ये पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। डेट जैसे डेट और इसमें कवि कितने, 4591 कवि पूरे थे। 4000 ये बृहद ग्रंथ है, जानते हैं शुक्ल जी ने इसको बृहद ग्रंथ कहा है। कितने कवि थे? 4591 कवि थे। मिस्रबंधु रीतकाल साहित्य के विशेषज्ञ थे। यहाँ पर एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ से प्रश्न फिक्स है। इन्होंने हिंदी साहित्य का मूल्यांकन रीतवादी नज़रिए से किया था। जैसे मैं ये बता रहा था कि जिसकी रही भावना जैसी, मतलब जिसकी जैसी भावना होती उसी तरीके से प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी, अर्थात जो भावना जैसी रहती उसी तरीके से उस नज़रिए से, अर्थात रीतकाल के विशेषज्ञ थे, रीतकाल के जानकार थे, इसीलिए इन्होंने इतिहास को भी रीतकाल नज़रिए से देखा। और नज़रिए से देखने का मतलब अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी नवरत्न, इनका एक ग्रंथ आया था 1910 में, हिंदी नवरत्न। ये पूछता है, ये कई बार नेट में पूछ चुका है कि जो हिंदी नवरत्न है वो कब प्रकाशित हुआ, किन्हों ने लिखा था? अर्थात मिस्रबंधु ने लिखा था। समय उसका क्या था? 1910 ईस्वी। और उसमें देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना था। इसी समय विवाद शुरू होता है, ये ध्यान लीजिए। जो एक प्रकार से कि एक दूसरे की जो समालोचना आरंभ होती है, यहीं से आरंभ होती है कि सबसे पहला प्रयास, सबसे पहली झगड़ा यहीं से शुरू होता है कि भाई कि देव बड़े कि बिहारी, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ये जो है अपने नवरत्न में देव को जो है स्थान देते हैं, बिहारी को भी देते हैं, लेकिन जो है बिहारी को पीछे कर देते हैं, अर्थात ऊंचा स्थान देव को देते हैं। तुलसी सूर के बाद इनको हिंदी साहित्य का तीसरा रत्न माना जाता है। अर्थात ये तुलसी और सूर के बाद तीसरा रत्न देव को कौन मानते हैं? मिस्रबंधु मानते हैं, क्योंकि मिस्रबंधु बिहारी से उनको श्रेष्ठ मान रहे थे। यहीं से इन्होंने झगड़ा प्रारंभ किया था। देखिए, पहले हैं तुलसी। जो नवरत्न कवियों में कौन कौन से आते हैं? तुलसी हैं, सूर हैं, देव हैं, बिहारी हैं। देखिए, देव के बाद बिहारी आ रहे हैं, अर्थात और कई लोग जो लिखे हैं कहते हैं कि भाई देव बाद में आने चाहिए, बिहारी पहले, बिहारी को श्रेष्ठ मान रहे हैं, लेकिन यहाँ ये देव को श्रेष्ठ मान रहे हैं। उसके बाद त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु में देखिए ये दोनों नाम जो है एक है, इसका मतलब एक कवि, जानते हैं, तभी जो है ये 9 का आंकड़ा पूरा होगा। बाद में संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ था। इसमें देखिए भूषण मतिराम को एक माना गया है। तुलसी, सूर, देव 3 हो गए, 4 बिहारी, ये भूषण मतिराम 1 है। तो उसके बाद 5 हो गया, केशवदास 6, कबीर 7, उसके बाद चंद्रवरदाई 8, भारतेंदु 9। देखिए 9 कवि यही आते हैं। ये पूछ लेता है, कई बार पूछा है कि नवरत्न में कौन आता है कौन नहीं आता है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है कि नवरत्न में कौन कवि आएंगे कौन नहीं आएंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। देखते हैं आगे। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास
अब आता है इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का जो है सबसे व्यवस्थित इतिहास, जो विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मूल रूप से 1929 में इतिहास लिखा गया और संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण 1940 में लिखित है। यह हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ग्रंथ है। सर्वोच्च मतलब सबसे अच्छा उस समय का ग्रंथ लिखा गया। इसमें विशेषताएं क्या थी? यह इसका लेखन ही पहले जो प्रारंभ में इसका नाम था हिंदी शब्द सागर के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर, इसको ध्यान रखिए, कई बार पेपर में पूछ चुका है। इस ग्रंथ का ओरिजिनल नाम क्या था? प्रारंभ में इसका जो है हिंदी शब्द सागर के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका प्रथम प्रकाशन जनवरी 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद यही इसी नाम से हिंदी साहित्य के विकास नाम से कब प्रकाशित किए? इसका प्रकाशन जनवरी 1929 में। इस तथ्य को ध्यान देना है कि हिंदी साहित्य के विकास नाम से ये जीआईसी प्रवक्ता में प्रश्न पूछा है। आगे देखते हैं इनके और तथ्य हैं, क्योंकि शुक्ल जी मेरुदंड कहे जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। इसके पहले जितने भी इतिहास लिखे गए अव्यवस्थित थे, लेकिन इनका सबसे व्यवस्थित इतिहास था। इसीलिए इनके जितने भी एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य की तरह है, अर्थात उसको कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका कथन हर जगह, चाहे वाइवा में जाइए, चाहे किसी इंटरव्यू में जाइए, हर जगह पूछे जाते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए हैं शुक्ल जी। और इनकी क्या विशेषता थी, मैं संक्षिप्त में बता रहे हैं। इनके विषय में जितना बताया जाए उतना ही कम है, क्योंकि आचार्य शुक्ल विधेयवादी पद्धति के से इतिहास को लिखते हैं, जिसको विकासवादी पद्धति कहते हैं। क्या विकासवादी पद्धति कहते हैं? जो प्रोग्रेसिव पद्धति होती है, अर्थात पद्धति का आश्रय लेकर अपने पहले लिखे गए इतिवृत्त अर्थात वृत्त संग्रह। अब जानते हैं इन्होंने क्या किया? सिंगर को कुल मिला के कहते हैं वृत्त संग्रह, अर्थात जो बड़ा कवि वृत्त संग्रह ग्रियर्सन को कहते हैं, जो भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्रबंध को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन सब ग्रंथों को आधार बनाया था अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में। उसमें जो अच्छी चीज़ें थी उनको उन्होंने ग्रहण किया था। क्योंकि ये जो है ये हमेशा पूछता है प्रश्न, किसको इन्होंने इतिवृत्त कहा है, किसको अर्थात वृत्त संग्रह कहा है, किसको बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है, किसको बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सिंगर को वृत्त संग्रह कहा है और बड़ा कवि संग्रह ग्रियर्सन के इतिहास को द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा है। जो भारी कवि संग्रह मिश्रबंध के मिश्रबंध विनोद को कहा है, को अपनी लोक मंगलवादी दृष्टि से उन्होंने, यानी समाज का जिसमें कल्याण हो, और वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास वो लिखते हैं शुक्ल जी। और उसके बाद शुक्ल जी के काल का विभाजन का प्रमुख आधार क्या था? एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जीडी में पूछा गया था। काफ़ी लड़के इसमें भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, इसमें शुक्ल जी के इतिहास का प्रमुख आधार क्या था? पहला था ग्रंथों की प्रचुरता, दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। इसमें दो तथ्य ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या किया? अब शुक्ल जी ने क्या किया? कवि कीर्तन करने के बजाय कविता कीर्तन किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ। उन्होंने हमेशा क्या किया? इतिहास को जो है उन्होंने कवि कीर्तन नहीं किया, कविता कीर्तन किया। अर्थात कविता कैसी है, उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और उस आर्थिक कैसी व्यवस्था है, उसके हिसाब से जो कवि श्रेष्ठ बैठता था उसी को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान देते हैं और फिर उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद जबकि नामकरण का प्रमुख आधार प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति थी, ये दूसरी बात भी ध्यान दीजिएगा। ये भी जीडीसी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछ चुका है। ये भी बताया है कि प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार क्या था? उनके जो है प्रमुख नामकरण का आधार क्या था? प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति थी। उस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी भाई? कैसा मतलब वीर काल की तरह चल रहा है कि श्रृंगारिक रचनाएं लिख रहे हैं, अर्थात किसमें समाज मग्न था, उस चीज़ को आधार बनाकर उन्होंने उस काल का जो है नामकरण किया है। शुक्ल जी ने संपूर्ण इतिहास को, इस बात को ध्यान देना है, 500 वर्षों में
4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है, लगभग 1000 कवियों को शामिल किया है। शुक्ल जी ने अपने पूरे इतिहास में क्या किया, 500 वर्ष लगभग 4 सुस्पष्ट कालों में और लगभग 1000 कवियों का वर्णन अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। देखते हैं अगला तथ्य। अब देखिए अगले लेखक हैं शुक्ल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बताया। उसके बाद फिर देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया, 1938 में। इसके रचनाकार कौन हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका भी नाम इतिहास में बड़ा स्थान है क्योंकि एक अपूर्ण ग्रंथ है। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कौन सा इसमें पूर्ण ग्रंथ है। इनका जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया, ये अपूर्ण ग्रंथ है। इस पर भी बात ध्यान देना। और उसके बाद विशेषताएं इसमें क्या थी, क्यों कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। हिंदी साहित्य का आरंभ जो है ये कब मानते हैं, कल मैंने इसकी समय सीमा के समय निर्धारित करते समय बताया था, 693 ईस्वी में अपभ्रंश काल को से समय मानते हैं। और अपभ्रंश के प्रथम स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। इनकी मान्यता है कि स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि हैं और हिंदी के पहले कवि हैं। जबकि जो सर्वमान मान्यता है सरहपाद की है, जो राहुल सांकृत्यायन डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, उसी को ये जो है और लोगों ने अधिकतर मान्यता दी है। लेकिन ये क्या मानते हैं, इनका स्वयं का मत था कि स्वयंभू जो है हिंदी के पहले कवि थे। और उसके बाद संपूर्ण इतिहास इनके 2 खंडों में 7 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें इतना ही तथ्य महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे। देखिए अभी तक था इतिहास लेखन की परंपरा, क्योंकि इतिहास तो बहुत लिखे गए हैं। जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं उनको मैं बता दूंगा, कम से कम 10-20 जो इतिहास प्रमुख ग्रंथ हैं, और उसके विषय में उनके लेखक कौन है, समय क्या है, उनको मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको अब देखना है काल विभाजन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन देखिए। ये काल विभाजन में क्या कहते हैं, जो महत्वपूर्ण लेखक काल विभाजन किए हैं उनको मैं बताऊंगा। आदिकाल, इन्होंने आदिकाल को जो है अर्थात वीरगाथा काल, जिसको शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम से संबोधित किया है। और इसका समय इन्होंने क्या माना है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। और इनका जो दूसरा, ये पूर्ण नहीं पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, अर्थात ये जो है पूर्व मध्यकाल को यानी भक्ति काल को क्या मानते हैं, समय सीमा इसकी, इसको भक्ति काल भी कहा जाता है। भक्ति काल ये ऊपर जो है, जो आदिकाल को शुक्ल जी वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका नामकरण मैंने कल बताया था। और उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी रीतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, रीतकाल। उसके बाद आधुनिक काल 1900 से अब तक के ये आधुनिक काल को मानते हैं। आधुनिक काल को कई विद्वान गद्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गद्य काल। देखते हैं अगले विद्वान का काल विभाजन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। देखिए जो पहला प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन करते हैं काल विभाजन का, देखते हैं इनके विषय में। इन्होंने 11 भागों में काल विभाजन को विभक्त किया है। पहला है चारण काल, जिसको आदिकाल, इसका समय है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। और उसके बाद 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग है मलिक मोहम्मद जायसी है। टाइपराइटर ने थोड़ा गलती की है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। और उसके बाद ब्रज का कृष्ण काव्य, उसके बाद मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य। देखिए इन्होंने इसमें 7 कुल 11 भागों में विभक्त किया। आगे देखते हैं 8वां भाग कौन सा है, तुलसीदास के अन्न परिवर्ती कवि 1600 से 1700 ईस्वी में। और इसमें इन्होंने 2 उपभाग किया है, धार्मिक काव्य, अन्न कवि। उसके बाद 9वां इनका क्या है काल विभाजन, 9वां है 18वीं शताब्दी। इसमें क्या है, धार्मिक कवि, अन्न कवि। उसके बाद देखते हैं 10वां क्या है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, बुंदेलखंड। देखिए कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये 10वां भाग। इसके 4 भाग अलग हैं। पहला है बुंदेलखंड और बखेलखंड,
दूसरा है बनारस, तीसरा अवध, उसके बाद विविध है। फिर उसके बाद 11वां अंतिम है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 तक का समय। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई 11वां कालखंड कौन सा है। देखते हैं अगले विद्वान को। अगले विद्वान है मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन है। मिस्र बंधु आदिकाल को प्रारंभिक काल कहते हैं। इसका जो समय है 700 संवत से, अर्थात इस विक्रम संवत है, ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत है 1444 विक्रम संवत तक। ये भी विक्रम संवत है। देखिए विक्रम संवत में जब 57 साल आप माइनस करेंगे तब जाकर के आपका ईस्वी में आ जाएगा। जैसे अगर 700 में आप 57 साल घटाएंगे तो आपका 643 साल आ जाएगा। 43 अर्थात 643 ईस्वी साल नहीं। इसमें उन्होंने प्रारंभिक काल के 2 भाग किए हैं। प्रारंभिक काल में उन्होंने पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। थोड़ा सा इधर हो गया, देखिए पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय है 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रवक्ता में हायर में दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। और उन्होंने उत्तर आरंभिक काल का समय क्या माना है 1344 से 1444। जब भी आप इसको 700 जब 1343 यहाँ देखिएगा तो उसमें एक जोड़ दीजिएगा, क्योंकि उत्तर आरंभिक में एक जुड़ जाता है, तब यहाँ 1444 होता है। उसके बाद 1344 से 1444 तक। उसके बाद फिर इन्होंने 5 प्रकरणों में बांटा है जो पूरे काल विभाजन को। पहला ये था आपका प्रारंभिक काल, जिसमें पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। फिर उसके बाद दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल में इन्होंने देखिए इसमें पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसको उत्तर मत कर दीजिएगा, इसमें प्रौढ़ है। इन्होंने जो माध्यमिक काल में दूसरा विभाजन किया था उसका क्या नाम था, प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसका समय क्या है, देखिए ये भी समय ध्यान रखिएगा, 1445 से 1560 तक है। आगे जाएंगे जैसे प्रौढ़ में तो एक जुड़ जाएगा आपका, यानी 1561 से 1680 तक ये जो है प्रौढ़ माध्यमिक काल कहते हैं। ये 2 हो गया इनका विभाजन। तीसरा देखते हैं। तीसरा है इनका अलंकृत काल। अलंकृत काल को नाम क्या दिया जाता है, रीत काल। शुक्ल जी इसको रीत काल नाम से बुलाते हैं। और इसमें 2 भाग हैं। क्या है, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय क्या है 1681 से 1790। उसके बाद 1791 से 1889 तक का आपका उत्तर अलंकृत काल है। ये आपका तीसरा हुआ। चौथा और पांचवा देखिए। चौथा है परिवर्तन काल, क्योंकि इसमें उन्होंने काल विभाजन नहीं किया, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा दुरूह हो गया काल विभाजन। भले ही इन्होंने काल विभाजन का अच्छा प्रयास किया था, लेकिन ये दुरूह हो गया। ये भी काल विभाजन वैज्ञानिक ढंग से नहीं था जितना शुक्ल जी का था। 1890 से 1925 तक यही प्रश्न आपके जीआईसी प्रवक्ता में या प्रवक्ता में पूछा गया, 1-2 बार नेट में भी पूछा गया है कि भाई वो परिवर्तन काल का समय क्या उनका है। ये पूछा था परिवर्तन काल का समय 1890 से 1925 तक। ये देखिए एक इसमें समय कहने का मतलब ईस्वी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी विक्रम संवत है। इनका पूरा काल विभाजन विक्रम संवत में है। शुक्ल जी का भी विक्रम संवत में है, ध्यान दीजिएगा। मैं उसको ईस्वी में बताता चलूँगा। वर्तमान काल 1926 से अब तक है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि वर्तमान काल इनका समय क्या 1926 से अब तक, 1926 से विक्रम संवत से अब तक का है समय। देखते हैं अगले विद्वान को। अगले विद्वान है श्याम सुंदर दास का काल विभाजन। देखिए जैसे शुक्ल का हो गया, मिश्र बंधु का हो गया, ग्रियर्सन का हो गया, इन लोगों का काल विभाजन, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया। इनका बड़ा महत्वपूर्ण है काल विभाजन। इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है।
ये इस तरीके से बनाने का मेरा श्रेय यही था, आप लोग को कंठस्थ हो जाए, आप बढ़िया से परीक्षा में उसको कर लें। इनका जो है थोड़ा सा नाम में परिवर्तन है, इन्होंने वीर गाथा काल नहीं कहा है, वीर गाथा युग कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। युग और काल में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछ लिया कि वीर गाथा युग किसके, पता लगा लप से रामचंद्र शुक्ल को मार दिए, रामचंद्र शुक्ल को मारेंगे तो उधर गलत हो जाएगा। और समय क्या इन्होंने माना है कि संवत 1050 से 1400 विक्रम संवत तक इन्होंने क्या माना है, वीर गाथा युग का समय। थोड़ा सा समय में इन्होंने परिवर्तन, 1050 विक्रम संवत शुक्ल भी मानते हैं, लेकिन उधर 1375 मानते हैं, इन्होंने क्या कर दिया 1400 सीधा सीधा कर दिया, कहें कहा 75 76 करी, सीधा 1400 कर दे। इस बात को भी ध्यान रखना है, इधर तो मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है। और क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण आलोचक ये भी रह चुके हैं, ये शुक्ल जी से सीनियर थे थोड़ा, ये भी BHU के प्रोडक्ट थे। और उसके बाद भक्त युग का समय इन्होंने क्या माना, 1400 विक्रम संवत से 1600 विक्रम संवत, इन्होंने सीधा सीधा हिसाब किया, मतलब 1400 से 1600 कर देते हैं। उसके बाद रीत युग का इन्होंने क्या किया, 1600 से 1900 विक्रम संवत तक। लेकिन इनके जो नए आधुनिक युग का जो नामकरण है, इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बदल दिया है, नवीन विकास युग नाम से। नवीन विकास युग नाम से 1900 ईस्वी में अब तक का इन्होंने समय निर्धारित किया है। आगे देखते हैं अगले विद्वान को, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास 1996 में इनको जो है क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। ये पहला ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिस पर इनको किसी को व्यास सम्मान मिला हो, 1996 में मिला है। मैंने व्यास सम्मान में इस चीज़ को पढ़ाया। और दूसरी बात है कि ये भाषाई आलोचक है। कैसे आलोचक है, भाषाई आलोचक है। इन्होंने भी शुक्ल जी के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है, आधार बनाया। देखिए क्या है, आदिकाल वीरगाथा काल वही जो है, इन्होंने कोई परिवर्तन नाम में नहीं किया, लेकिन हाँ समय में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। समय में क्या है इनका, ईस्वी में 1000 ईस्वी से 1350, ये भी सीधा सीधा हिसाब कर रहे हैं बेचारे। अब 1050 नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 1000 ईस्वी से 1350 तक का जो आदिकाल का समय अर्थात वीरगाथा काल का समय, उसके बाद पूर्व मध्य काल का समय, भक्ति काल का समय कब मानते हैं, ये उसी नामकरण को दोहराते हैं, लेकिन समय सीमा में थोड़ा अंतर है। 1350 से 1650 ईस्वी तक, ये ईस्वी में कह रहे हैं, 1350 से 1650 ईस्वी तक ये क्या मानते हैं, भक्ति काल को। और रीत काल को कब मानते हैं, 1650 से 1850 तक का। आधुनिक काल को कब मानते हैं, आधुनिक काल को गद्य काव्य 1850 से अब तक का समय सीमा मानते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, 1850 से जो 1857 की क्रांति उसी के आसपास का समय भी सब जो है आधुनिक गद्य काल का समय मानते हैं। देखते हैं अगले विद्वान को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन व्यवस्थित देखना है आप। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। इन्होंने क्या किया, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक, अर्थात इसको ईस्वी में जब करेंगे 57 साल घटाएंगे तो आपका 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी आएगा। और उसके बाद अवधि कितनी है, 325 वर्ष है। इसमें 9 कवि हैं, 12 रचनाएँ हैं। उन 12 रचनाओं को अभी आगे हम देखते हैं। यह जो है इनका पूरा इतिहास 4 प्रकरणों में विभाजित है। कितने प्रकरण में, ये भी पूछता है, एक बार पूछा, 4 प्रकरण में विभाजित है। और पहला है सामान्य प्रकरण, दूसरा अपभ्रंश प्रकरण। अब अपभ्रंश में कौन कौन से कवि आते हैं इसको भी देखना है। जो 12 रचनाएं, उन्होंने 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा का नाम दिया है, तो वो उन्हीं में अपभ्रंश की 4 रचनाएं कौन कौन सी आते हैं। विजय हमार कक्का, देखिए एक सूत्र है, विजय हमार
कक्का, इसको याद रखेंगे आपको याद हो जाएगा। विजय हमार कक्का, जब कोई गांव में विजय हो तो अपन काका बना लीजिए तो आपका याद हो जाएगा। जैसे विजय का मतलब विजय पाल रासो, उसमें पूछेगा कि अपभ्रंश की कौन सी रचनाएं हैं, यही सूत्र याद रखेंगे, विजय हमार कक्का, तो आपको याद हो जाएगा। विजय पाल रासो, हमीर रासो, हमार से मतलब हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों विद्यापति की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं अगले प्रकरण के विषय में। 2 प्रकरण मैंने बता दिया, अब तीसरा प्रकरण है आपका देश भाषा काव्य। देखिए देश भाषा काव्य में कितने कवि आते हैं, इसमें 8 कवि आते हैं। पहले हैं खुमार रासो, दूसरा है विसल देव रासो, गलत लिखा गया, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरों की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। ये 8 देश भाषा की है, इन्हीं को वीर काव्य उन्होंने कहा है। और फुटकर में 2 कवि आते हैं, अमीर खुसरो और विद्यापति। अभी विद्यापति की मैंने 2 रचनाएं कहा है, बताया है, कीर्तिलता कीर्ति पताका जो अपभ्रंश में लिखी गई, जिस सूत्र के माध्यम से मैंने बता दिया, विजय हमार कक्का। देखते हैं आगे अब पूर्व मध्यकाल, भक्तकाल। पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं, भक्तिकाल कहते हैं। अब आपका पूर्व मध्यकाल में, भक्तिकाल में कौन कौन सा, आपका 1375 विक्रम संवत से आपका इस समय है, अर्थात 1700 विक्रम संवत तक। इसको ईस्वी में इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए इसमें 57 साल घटाएंगे तो यही आएगा, 1318 से 1643 ईस्वी। इन्होंने अवधि पूरी कितनी ली थी, 325 वर्ष। अब आपका मैंने सामान्य प्रकरण और उसके बाद आपका वो बताया, फिर जितने भी उसमें वो हैं, फिर आपका पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल, उसके बाद रीतिकाल, उसके बाद जो अन्य कवि बचते हैं उसको देखेंगे। इसमें क्या है कि निर्गुण में, अब इसमें भी उन्होंने क्या कहा कि निर्गुण में भी ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी 2 शाखाएं को, मतलब बहुत वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने अपने इतिहास को काल विभाजन किया था। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि कबीर हैं, कुल 8, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें प्रेमाश्रयी शाखा में प्रथम कवि कुतुबन को इन्होंने माना है। ज़्यादातर लोग मुल्ला दाऊद को मानते हैं, लेकिन जो है अब ये किसको मानते हैं, कुतुबन को, जिसमें 11 कवि हैं। अंतिम कवि कौन है, नूर मोहम्मद हैं। ये भी ध्यान दें, शुक्ल के इतिहास में पूछता है कि अंतिम कवि किसको उन्होंने माना है, नूर मोहम्मद को माना है। और उसके बाद सगुण में भी 2 धाराएं हैं आपके, कृष्ण भक्ति धारा, प्रथम कवि वल्लभाचार्य हैं, और उसके बाद इसमें कुल 17 कवि हैं। सूरदास इसके मेरुदंड कवि कहे जाते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। और उसके बाद राम भक्ति शाखा के प्रथम कवि रामानंद हैं, कुल 5 कवि हैं जिन्होंने हनुमान आरती लिखा है और चीज़ों को। उसी तरीके से फिर भक्तिकाल के कुल कवियों में, भक्तिकाल के कुल कवियों में अर्थात जो 22 कवि हैं, अर्थात 22 कवि जो अन्न में हैं शामिल, जो अन्न प्रकरण इसका है उसमें कुल फुटकर में 22 कवि शामिल हैं। जैसे उसमें क्या है कि बिहारी आते, बिहारी नहीं, उसमें आते हैं रसखान, और उसके बाद केशवदास। शुक्ल जी ने केशवदास को भक्तिकाल के जो अन्य कवियों में रखा है, रीतिकाल में नहीं रखा है, इस बात को भी ध्यान रखना है, आगे हम इसको बताएंगे। और उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल की समय सीमा इन्होंने क्या किया, संवत 1700 से 1900 तक, अर्थात 1643 से 1843। इसमें क्या है, अवधि 2 वर्ष नहीं है, 200 वर्ष है, अर्थात 200 वर्ष। इसकी अवधि कितनी है, 200 वर्ष। अरे सीधा इसी से देख लेंगे, यानी 1700 में 100 से 1900 तक का समय जो होता है 200 वर्ष होता है, 2 वर्ष थोड़ी ना होता। ये टाइपराइटर ने थोड़ा गलती कर दी। देखिए आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 2 प्रकरणों में विभक्त किया है। पहला रीत ग्रंथकार, कुल 57 कवि हैं। उसके बाद रीतिकाल के अन्य कवि, इसमें कुल 42 कवि हैं। इनके और शिष्य ने, अर्थात इनके शिष्य थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने क्या किया, रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया है।
उसको बाद में देखेंगे। देखते हैं अगला इनका जो है आधुनिक काल का काल विभाजन। आधुनिक काल से संबंधित जो इन्होंने क्या तथ्य रखे हैं। आधुनिक काल में क्यों इन्होंने गद्यकाल नाम भी दिया, ये कभी कोई पूछता है। और इसका समय जो है 1900 विक्रम संवत से 1997 विक्रम संवत तक, अर्थात 1843 से 1940 तक, कुल 86 वर्ष का उसमें उल्लेख है लगभग। और उसके बाद दूसरा संस्करण इनका 1940 में ही आता, अर्थात जो दूसरा संस्करण 40 में आता है, इसमें बाद में कुछ वो जोड़ते हैं। उसके बाद 40 के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके गद्य खंड का इन्होंने कैसे विभाजित किया है, एक पूछता है। गद्य खंड को ध्यान देना है। पहला है ब्रजभाषा गद्य, 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित करते हैं। पहला है ब्रजभाषा गद्य, दूसरा खड़ी बोली गद्य, तीसरा गद्य साहित्य का आविर्भाव। ये 3 भाग हैं। इसमें तो कोई इन्होंने विभाजन नहीं किया, इसमें भी कोई विभाजन नहीं किया, लेकिन इसमें जो तीसरा भाग है इसमें इन्होंने विभाजन किया। इसमें इन्होंने कितना, 3 भाग में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ कि प्रथम उत्थान जो गद्य का प्रवर्तन, यानी गद्य का प्रवर्तन काल कहा जाता है, ये जो है इन्होंने प्रथम उत्थान में रखा है। इसकी समय सीमा क्या है, इसको अगर संवत में पूछता है या ईस्वी में पूछता है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि घटा लीजिए, क्योंकि एक बार इसी तरीके से मेरा प्रश्न 2013 के प्रवक्ता में गलत हो गया था, मेरा खुद का गलत हो गया। तब से इन चीज़ों को मैं इसमें शामिल किया हूँ। देखिए इसमें कारण क्या था कि वो जो है 1900 विक्रम संवत 1925 1950 की जगह ईस्वी 1925 से 1950 ईस्वी कर दिया। हमने समझा कि सही है। बाद में ये जो है रखा था 1868 से 1993 ये ईस्वी रखा था। तो अब जो है ईस्वी रखने से इसमें जो है हम कंफ्यूज हो गए, हमने यही सीधा लगा दिया, ये प्रश्न गलत हो गया। यहाँ ईस्वी कर दिया था, जो पेपर बना रहा था एग्जामिनर, यहाँ ईस्वी कर दिया। इसी तरीके से वो जो है प्रश्न आपका गलत हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि प्रथम उत्थान को गद्य का प्रवर्तन काल कहते हैं। उसका नामकरण क्या, कभी कभी क्या पूछता है कि यानी शुक्ल जी प्रथम उत्थान काल को क्या कहते हैं, गद्य का प्रवर्तन, और उसकी समय सीमा क्या है, संवत 1925 से 1950, अर्थात 1868 से 1893 ईस्वी तक। दूसरा है आपका द्वितीय उत्थान, इसको क्या नाम देते हैं, गद्य साहित्य का प्रसार। इसमें क्या है आपका गद्य साहित्य का प्रसार नाम से, प्रसार माने फैलाव। ये गद्य साहित्य का प्रसार थोड़ा सा होता है, क्योंकि यहाँ तो गद्य का थोड़ा सा आविर्भाव हो रहा था, लेकिन उसके बाद द्वितीय उत्थान में, अर्थात इसको वैसे जब लोग कहेंगे तो इसको जानते हैं क्या कहेंगे, भारतेंदु युग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, द्विवेदी युग कहेंगे। और इसी समय जानते हैं भारतेंदु की एक पत्रिका प्रकाशित, क्योंकि इन्होंने बहुत वैज्ञानिक ढंग से उस चीज़ का निर्धारण किया है। जान लीजिए कि 1868 से 1893 जो समय निर्धारित किया है, भारतेंदु की एक पत्रिका आती है, वो भारतेंदु की पत्रिका के आधार पर, या उस समय गद्य का थोड़ा सा बोलबाला हो रहा था, इसीलिए जो है यह जो है काल विभाजन। देखिए इन्होंने जो द्वितीय उत्थान का समय निर्धारित किया संवत 1950 से 1975 तक, क्या है 1975 तक, जब इसको विक्रम संवत है, ध्यान दीजिएगा ये विक्रम संवत है। और इसको जब ईस्वी में करेंगे सन 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, इसी समय तक एकदम एग्जैक्ट इन्होंने जो समय निर्धारित किया, इसी समय तक क्या है, अर्थात द्विवेदी युग का ये चलता है। और उसके बाद फिर देखते हैं जो तृतीय उत्थान काल का समय उन्होंने निर्धारित किया है, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, क्या कहते हैं, गद्य साहित्य की वर्तमान गति मानते हैं। ये जो है संवत 1975 से आगे तक का। उसी आगे देखते हैं फिर काव्यखंड को, अभी गद्य खंड का इन्होंने जो विभाजन किया था, अब एक काव्यखंड का देख लीजिए। काव्यखंड में भी इन्होंने 3 भाग किए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए ये पहला भाग नहीं था,
अर्थात ये मुख्य रूप से जो है आपका ये जो तृतीय भाग था, एक प्रकार से इसको अलग धारा बता देते हैं। इसको पहला भाग कहते हैं, फिर इसको दूसरा, इसको तीसरा, एक अलग धारा इसको बता देते हैं, जो रीतिकाल से पूरी तरह से प्रभावित कवि थे। क्योंकि जानते हैं कि जैसे कोई भी काल, कोई नया युग प्रारंभ होता है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है। वो नई धारा में तब आता है जब जानते हैं कि पूरी तरह से समाज में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, तब जाके आता है। इसमें यही है, उन्होंने क्या किया, काव्यखंड की पुरानी धारा को जो है 1900 से 1900 विक्रम संवत है, विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत, तो ये अलग एक धारा वो बताते हैं जो पुराने परंपरा के लिखने वाले कवि हैं। यहाँ से एक नई धारा प्रारंभ होती है, प्रथम उत्थान, जिसको भारतेंद्र युग कहा जाता है। और उसके बाद इसका समय क्या है, 1925 विक्रम संवत से 1950। अगर इसको ईस्वी में हम लिखेंगे, सन 1868 से 1893 तक, ये जो है आपका प्रथम उत्थान काल का समय। अब वो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि प्रथम उत्थान काल को शुक्ल जी ने दूसरे नाम से क्या कहा है, भारतेंद्र युग के नाम से। और उसके बाद द्वितीय उत्थान जो है, द्वितीय उत्थान काल को द्विवेदी युग कहा जाता है, विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। देखिए, और इसका समय सीमा क्या है, 1893 1918 तक। और उसके बाद काव्यखंड नई धारा जो आती है, तृतीय उत्थान आती है, इसको छायावाद कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, शुक्ल जी तृतीय उत्थान को क्या कहते हैं, इसी को छायावाद कहा जाता है। 1975 से मतलब अब तक, आगे तक, उसके बाद वो खुद उसका विवरण नहीं दिए हैं। जो दूसरा संस्करण आया था, आगे उल्लेख नहीं किया गया है। देखते हैं आगे। अब शुक्ल जी का काल विभाजन समाप्त हुआ। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र को। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन क्या है, सन 1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित, ये प्रश्न देखिए नेट में पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा नहीं है, संपादन किया है। लिखने और संपादन, लिखने में मौलिकता अलग होती है, संपादन करने में अलग होती है, क्योंकि इन्होंने कई चीज़ों को कई स्रोत से ग्रहण करके उसका सिर्फ संपादन कर दिया। जैसे कई इतिहास ग्रंथों का स्रोत आधार ग्रंथ लेकर, जैसे कोई रिसर्च करता है, क्या कई ग्रंथों का आधार लेता है, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, ये संपादित किए हैं। ये यूजीसी नेट में 1-2 बार प्रश्न आया है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आदिकाल का इन्होंने समय क्या निर्धारित किया, आदिकाल अर्थात वीरगाथा का 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी, इनका ईस्वी में है, आसान है। दूसरा है भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650। उसके बाद रीतकाल 1650 से 1850। उसके बाद आधुनिक काल 1850 से अब तक की। फिर आगे इन्होंने आधुनिक काल को 2-3 भागों में विभाजित किया है। पहला है आधुनिक काल 1850 से अब तक के भाग को देखिए, पुनर्जागरण काल। देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा है पीजीटी वगैरह में कि भारतेंद्र युग को वो क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं, क्योंकि उस समय जागरण शुरू होता है। इस समय क्या था, 1857 की क्रांति के समय से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय। और उसके बाद जागरण सुधार काल, इस समय थोड़ा भाषा में संबंधित सुधार, द्विवेदी जी बड़ा झंडा लेकर खड़े हुए थे भाषा संबंधी सुधार के लिए। कहें कविता किस पे नहीं लिखी जा सकती, हाथी से लेकर चींटी पर्यंत तक कविता लिखी जा सकती है, ये कहते हैं। अर्थात द्विवेदी युग सन 1900 से 1918 तक, इनका भी बड़ा वैज्ञानिक ढंग से काल विभाजन है। तीसरा है छायावाद युग, सन 1918 से 1953 तक। उसके बाद छायावादोत्तर आता है। छायावादोत्तर काल को भी कई भागों में बांटते हैं, जैसे प्रगति काल अर्थात प्रगतिवाद भी इसको कह सकते हैं। प्रगति काल को 1938 से 1943 तक, उसी समय तार सप्तक का संपादन होता है। इसके संपादनकर्ता कौन रहते हैं, अज्ञे जी रहते हैं। कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे। जब इनको पढ़ाएंगे तो बहुत कायदे से बताएंगे। और प्रयोगवाद, प्रयोग काल नहीं, प्रयोगवाद के जनक जो है अज्ञे जी माने जाते हैं। इसी समय तार सप्तक आता है। तार सप्तक में 7 कवि रहते हैं, और उसमें उन्होंने एक तार सप्तक का नहीं, 4 तार सप्तकों का संपादन किया। पहला तार सप्तक 1943 में, 1943 ईस्वी में ये पहला हो गया, प्रथम हुआ। और द्वितीय हुआ 1951 में, तृतीय हुआ 1959 में, चौथा हुआ
1979 में ये 4 भाग थे तार सप्तक के, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तार सप्तक के संपादनकर्ता कौन है, कब कौन आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद के बाद नवलेखन आता है। अब उसके बाद 1953 के बाद साठोत्तरी कविता, नई कविता, अकविता, टटकी कविता, युत्सावादी कविता, तमाम कविताएं आती हैं जो समकालीन कविता का भाग है। उसको जब हम समकालीन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे इतिहास पूरा। यहीं पर आज आपका ये सेशन समाप्त हुआ। देखिए, ये जो मैंने तथ्य बताए हैं आपकी परीक्षा के लिए, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर को देखिए और इसमें तथ्य को समझिए। इसके संबंधित जो प्रश्नावली है, मैं अगले वैसे कि आजकल जब पूरा होते ही मैं इससे संबंधित प्रश्नावली कराऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप उससे कहाँ गलतियाँ करना है उसे देख करके समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।